नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। साउथ एशियन पॉलिटिक्स में आज जो मल्टी लेयर्ड घटनाएं घट रही हैं उन्हें सिर्फ सरफेस लेवल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स या लिमिटेड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर देखना एक भयंकर भूल होगी। ये घटनाएं मूलतः एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन की ओर इशारा कर रही हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की पावर बैलेंस लाइन दोबारा खींच रही है। चाहे वह स्ट्रेटेजिक डोमेन में हो, इंटरनल सिक्योरिटी लेवल पर हो या इकोनॉमिक डिपेंडेंसी के पॉइंट पर। सबसे पहले बांग्लादेश की यूनुस गवर्नमेंट के एक सीनियर एडवाइजर के द्वारा ये स्टेटमेंट देना कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर मिलिट्री अटैक करता है तो बांग्लादेश को भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये न सिर्फ एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजिक वार्निंग है, बल्कि ये इंडिकेशन भी है कि बांग्लादेश की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज अब ज्यादा सेल्फ एग्रेसिव और डिफेंसिव हो चुकी है। ये स्टेटमेंट इंडिया की बॉर्डर्स को सिर्फ जियोग्राफिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर भी डिस्टर्ब करने की कोशिश लगती है। और ध्यान देने वाला पॉइंट यह है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, नागालैंड, असम और मिजोरम जैसे स्टेट में हाई लेवल सेंसिटिविटी मौजूद है। अगर कोई थर्ड नेशन इस रीजन पर एग्रेसिव इंटेंशन शो करता है, इवन सिंबॉलिकली, तो ये डायरेक्टली इंडिया की इंटीग्रेटेड कमांड रिस्पांस को ट्रिगर कर सकता है। और दूसरी तरफ दिल्ली में 5000 पाकिस्तानी सिटीजन्स की प्रेजेंस और उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच का ऑर्डर इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया अब इंटेलिजेंस लेड प्रोफाइलिंग को एक एक्टिव पॉलिसी के रूप में अडॉप्ट कर चुका है। ये कोई रूटीन इमिग्रेशन चेक नहीं है, बल्कि एक बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है, जहां इंटरनल थ्रेट्स को क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस नेटवर्क से लिंक करके देखा जा रहा है। करंट ग्लोबल सिनेरियो में जब नॉन स्टेट एक्टर्स, स्लीपर सेल्स और ट्रांसनेशनल साइबर इंटेलिजेंस अलायंसेस का ग्रोथ बढ़ रहा है, तब ऐसी मॉनिटरिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। इंडिया ये इंश्योर करना चाहता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंडिया के अंदर से ऑपरेट करने की कोई स्ट्रक्चरल स्पेस न मिले। और तीसरा सबसे सेंसिटिव फ्रंट है बांग्लादेश की फॉलिंग इकोनॉमी और करेंसी क्राइसिस। IMF के मुताबिक बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पिछले 8 सालों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है, जो अब सिर्फ $13 बिलियन के आसपास है, जबकि 2021 में यही फिगर $45 बिलियन था। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिटी में तेजी से ग्रोथ, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट डिक्लाइन और डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर में बढ़ता डिफॉल्ट रेट ये शो करता है कि ये देश स्टैगफ्लेशन जैसी कंडीशन की तरफ बढ़ रहा है। इसका असर सिर्फ डोमेस्टिक लिविंग स्टैंडर्ड तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि इंडिया बांग्लादेश की इकोनॉमिक अलायंस पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। स्पेशली जब अडानी पावर जैसी इंडियन कंपनियां बांग्लादेश में एनर्जी सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तब पेमेंट की इनएबिलिटी और पेंडिंग बकाया सिर्फ कॉर्पोरेट फाइनेंस का इश्यू नहीं रह जाता, ये एक बायलैटरल इकोनॉमिक ट्रस्ट डेफिसिट की शुरुआत बन सकता है। अडानी पावर के बकाया बिल की वैल्यू जो $400 मिलियन के पार बताई जा रही है, उसमें डिले इंडिया के लिए एक वार्निंग है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ एनर्जी एग्रीमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी दोनों जरूरी है। और अगर ये ट्रेड कंटिन्यू होता है तो इंडिया को अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी में हेजिंग स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, जहां वो बांग्लादेश पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करके नेपाल, भूटान या म्यांमार की तरफ मूव कर सकता है। अगर पूरे सिनेरियो को होलिस्टिकली देखा जाए तो क्लियर होता है कि साउथ एशिया में इंडिया अब सिर्फ एक रिएक्टिव पावर नहीं रह सकता, उसे एक प्री एम्प्टिव रीजनल डॉक्ट्रिन की जरूरत है, जिसे स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस, इंटरनल थ्रेट आइडेंटिफिकेशन और इकोनॉमिक को ऑपरेशन की रीस्ट्रक्चरिंग एक सिंक्रोनाइज्ड फ्रेमवर्क में हो। वो चाहे नॉर्थ ईस्ट में जियो सिक्योरिटी हो, दिल्ली में फॉरेन सिटीजन्स की स्कैनिंग हो या बांग्लादेश से जुड़े एनर्जी पेमेंट्स का क्राइसिस, हर फ्रंट अब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और इंडिया की स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस को एक सेंट्रल पिलर की तरह ड्राइव कर रहा है। इस वक्त इंडिया के लिए जरूरी है कि वो सिंगल इशू डिप्लोमेसी को छोड़कर मल्टी डोमेन थ्रेट सिंथेसिस की डायरेक्शन में पॉलिसी मेकर्स, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स और कॉर्पोरेट पार्टनर्स को एक साथ लाए। सिर्फ तभी ये रीजनल ऑर्डर स्टेबिलिटी और बैलेंस की ओर रिटर्न कर सकेगा। जो कुछ आज बांग्लादेश की जुबान से बाहर निकल रहा है और जो कुछ पाकिस्तान की चुप्पी में पक रहा है, वो भारत के लिए एक नई किस्म की चैलेंज है, जो सिर्फ सीमाओं तक लिमिटेड नहीं है। ये एक ऐसा टाइम है जब भारत को अपनी स्ट्रेटेजीज को दोबारा रिव्यू करना होगा। बांग्लादेश की ओर से उभरती मिलिट्री लैंग्वेज और अडानी जैसे कारपोरेट डील्स पर मंडराता डिफॉल्ट का रिस्क ये दिखाता है कि नेबरिंग कंट्रीज अब सिर्फ फ्रेंड्स या एनिमीज नहीं रहे, बल्कि वो जियोपॉलिटिक्स के फ्लोटिंग एलाय बन चुके हैं जो किसी भी वक्त पलट सकते हैं।
पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन और 5000 संदिग्ध लोगों की एंट्रीज की इन्वेस्टिगेशन भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को सीधा अलर्ट मोड पर डाल रही है। अब टाइम है कि भारत सिर्फ रिस्पॉन्ड ना करे बल्कि प्रिएम्प्ट करे, हर एक मूव को एक बड़ी पिक्चर में जोड़े और नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस को सख्त लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी से हैंडल करे। डिप्लोमेसी को अब सिर्फ नैरेटिव वारफेयर से जोड़ा जाए और इंटेलिजेंस को सिर्फ डिफेंसिव से नहीं एक ऑफेंसिव टूल की तरह यूज किया जाए, क्योंकि इस नई दुनिया में पावरफुल वो नहीं जो सब टारगेट कर जाए, बल्कि वो है जो पहले जान जाए कि स्टार मारने वाला है। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? ए पर है पाकिस्तान द्वारा सिंधु नदी पर नया बांध निर्माण, बी कश्मीर में एक घातक आतंकवादी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया, सी पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन, और डी भारत द्वारा घरेलू जल संकट का सामना करना। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।